राधे राधे मित्रों, जय गौ माता। यदि आप प्राकृतिक खेती करते हैं, ऑर्गेनिक खेती करते हैं, तो आपके लिए दो चीज़ें बहुत आवश्यक हैं। क्योंकि आप किसी तरह के रसायन आधारित खाद का प्रयोग तो कर नहीं सकते, ऐसे उर्वरकों का प्रयोग तो आप अपनी खेती में कर नहीं सकते, ना किसी तरह की दवाओं का प्रयोग अपने खेतों के छिड़काव के लिए कर सकते हैं, ना फिर रसायन आधारित जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, उनका प्रयोग आप खेतों में कर सकते हैं। तो इसकी कमी कैसे पूरी हो जाए, क्योंकि मिट्टी तो एक तरह से हर जगह की अनउपजाऊ होती चली जा रही है, उसका उपजाऊपन घटता चला जा रहा है। हमने इतना खाद का प्रयोग कर लिया, यद्यपि खादों की आवश्यकता हमारे खेतों को नहीं थी। मैं भारत की बात करूं तो भारत में तो 1960 से पहले मॉडर्न खेती का कोई प्रचलन ही नहीं था। ज़्यादातर किसानों को मॉडर्न खेती के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन भारत सरकार 1960 के आसपास मॉडर्न खेती के रूप से हरित क्रांति लेके आई। तब से खादों का प्रयोग शुरू हो गया, तब से हाइब्रिड फसल का प्रयोग शुरू हो गया, तब से ऐसे बीजों का प्रयोग शुरू हो गया जो बीज बांझ बन गए। बीजों से हम खेती नहीं कर सकते, हम बीजों से सिर्फ फसल ले सकते हैं। उस फसल से हम अपने खेतों को दोबारा से रोपने के लिए बीज इकट्ठा नहीं कर सकते, क्योंकि हमने ऐसी फसलों को अब प्रमुखता देनी शुरू कर दी है जो बांझ होती चली जा रही है। इसके कारण ही एक तरह से परेशानी खड़ी हो रही है। जब से हमने खादों का प्रयोग किया तो ज़मीन की जो उर्वरकता थी, जो पोषकता थी, वो धीरे धीरे समाप्त होती चली गई, या ऐसी अवस्था में चली गई जो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाती। अन्यथा उनसे पहले हम प्राकृतिक खेती करते थे। कौन जानता था कि उसमें यूरिया डालना है, DAP डालना है? कौन जानता था? कोई नहीं जानता था। फिर भी सहजता से फसलें होती थी और हर तरह की फसलें होती थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस देश में, दुनिया में चाहे भुखमरी मचे, चाहे वहाँ भोजन का अकाल आ जाए, लेकिन इस देश में सदियों तक, हजारों हजारों सालों तक कभी अकाल का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि यहाँ भोजन में इतनी विविधता है, इतना इतना अंतर है कि हम किसी एक चीज़ पर निर्भर ही नहीं है। लेकिन आजकल तो ऐसा प्रश्न बना दिया कि यदि टमाटर की कोई थोड़ी सी कमी हो जाए, मौसम में बदलाव आता रहता है। अभी तो टमाटर पूरे साल ही मिलते हैं, लेकिन 15-20 साल पहले तो पूरे साल टमाटर नहीं मिलते थे, क्योंकि टमाटर की खेती समय से होती है। गोभी भी आजकल हर मौसम में मिलती है, अन्यथा सर्दी की फसल के रूप में जानी जाती है। मूली, गाजर सब सर्दी की फसल के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन आजकल तो पूरे साल ही मिलते हैं। और ऐसे में यदि जून जुलाई में आपको मूली ना मिले, आपको टमाटर ना मिले, आपको गाजर ना मिले, तो आप कहते हैं कि कमी हो गई। तो भुखमरी की शिकायत इस देश में नहीं हो सकती थी, क्योंकि हमारा जो खाद्यान्न था, खाद का जो हमारी जो खाने की जो प्रक्रिया थी, वो किसी एक अन्न पर निर्भर नहीं थी। हमारे देश की अपनी अपनी व्यवस्था थी। जैसे कि चावल को ले लें, पंजाब की मुख्य जो फसल ना तो चावल है, ना वहाँ का मुख्य आहार चावल है, लेकिन अब वहाँ चावल काफ़ी मात्रा में पैदा किया जाता है और उपयोग भी किया जाता है। यदि चावल की बात करें तो छत्तीसगढ़ में, दक्षिण भारत में, बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में चावल का ही प्रयोग होता है। वहाँ गेहूं का प्रयोग नहीं होता, तो उनके लिए गेहूं की कमी की समस्या नहीं है। उनके यहाँ गेहूं हो ना हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, अंतर नहीं आता, क्योंकि उनकी मुख्य फसल चावल है और चावल भी उनका अपना है। यदि आप देहरादून का, पंजाब का, हरियाणा का चावल वहाँ देंगे तो उनको पचेगा नहीं, की समस्या आ जाती है। फिर हमारी कुछ प्राकृतिक, कुछ कुदरती अन्न रहे जिनको हमें भुला दिया है, जिनको आजकल सरकार प्रमोट कर रही है, जिनको श्री अन्न कहते हैं। इसमें कोदो है, कुटकी है, मिलेट्स जिनको कहते हैं। तो ये हमारे भोजन के 40-50% से ज़्यादा हिस्सा होते थे। मैंने आपको अनुभव होगा, बहुत आश्चर्य भी होगा कि 1980 के आसपास, जब मैं छोटा था, स्कूल में पढ़ता था, देश को आज़ाद हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ, 1980, 82, 83 की बात है। उससे 40 साल पहले देश आज़ाद हुआ होगा। गांव देहात जब बिजली नहीं पहुंची थी, कोई सड़क नहीं थी, कोई गवन का मार्ग नहीं था, कोई टेलीविज़न तो होता ही नहीं था, रेडियो भी नहीं होते थे। लेकिन ऐसे में गांव वालों को ये पता था कि बाजरा खाने वाले गरीब होते हैं, गेहूँ खाने वाले संपन्न होते हैं। तो जो जिनके घर में गेहूँ की रोटी बनती थी, उनको संपन्न दृष्टि से देखा। ये कहाँ से सोच आ गई? लेकिन ऐसी सोच हो गई क्योंकि एक व्यापारी वर्ग ने, एक हमारे देश में एक ऐसा वर्ग रहा है जो विभाजनकारी रहा है, तो उसने ऐसी मति को गांव देहात तक, परिवारों तक उस विचारधारा को प्रेरित कर दिया। तो मैं बात कर रहा था, यदि आप प्राकृतिक खेती करते हैं, ऑर्गेनिक खेती करते हैं, तो आपके लिए खेतों को पोषकता देने के लिए, पोषकता प्रदान करने के लिए गोबर आधारित खाद की बहुत उपयोगिता है।
और गोबर में यदि गाय का मिल जाए तो बहुत उपयोगी है, बहुत महत्वपूर्ण है कि गाय के गोबर और गौमूत्र में वो सारे रसायन विद्यमान रहते हैं जो आपकी मिट्टी की जो सक्रियता बढ़ा सके, मिट्टी की पोषकता को बढ़ा सके। हमारी मिट्टी में आज भी पोषक तत्वों की कमी नहीं है। यदि भी कुछ क्षेत्रों में कमी आई है, लेकिन इतनी कमी नहीं आई कि वहाँ कोई फसल जन्म ही ना ले सके, पैदा ही ना हो सके। हाँ, पोषक जो तत्व हैं वो निष्क्रिय अवस्था में चले गए। अब हमारी फसलें उन पोषक तत्वों को उपयोग नहीं कर पा रही हैं। और ये कमी हमारी फसलों में आ गई है, ये कमी हमारी मिट्टी में आ गई है, मृदा में ये समस्या पैदा हो गई है। तो अब उस पोषक तत्वों को उपयोग में कैसे लाया जाए, ये हमारे लिए समस्या है। पोषक तत्व जब तक प्रयोग नहीं होंगे तब तक हमारी फसलों में वो उपज नहीं आएगी, वो उसकी जो ग्रोथ है वो नहीं होगी। तो उस ग्रोथ को उस फसल की जो मात्रा बढ़ाने के लिए हमें खादों का प्रयोग करना पड़ता है। खाद में तो एक सक्रिय अवस्था में चीज़ें रहती हैं। आप यूरिया का प्रयोग करते हैं तो तत्काल उसकी नाइट्रोजन है वो फसलों को काम आ जाती है। कुछ समय तो उसका बहुत प्रभाव होता है। आपने यूरिया डाला, सुबह आपने प्रभाव देख लिया, दूसरे दिन तो आपको जो मुरझाए, पीले, कमज़ोर जो पौधे दिखाई देते थे वो लहराने लगते हैं, क्योंकि तत्काल वो यूरिया काम आ जाने लगा। लेकिन पूरी यूरिया काम नहीं आती। जितना हम यूरिया खाद डालते हैं उसका 80-82% तो वेस्ट चला जाता है, या तो उड़ जाता है, या मिट्टी में पानी में घुल के उसकी उपयोगिता खत्म हो जाती है। लेकिन फिर भी जो उपयोग फसलों में हो जाता है वो अपना प्रभाव दिखाता है। लेकिन उसके कारण कई तरह के साइड इफ़ेक्ट सामने आ जाते हैं। वो साइड इफ़ेक्ट तो ये है कि मिट्टी हार्ड हो जाती है। तो ऐसे में यदि हम इस समस्या से बचना है तो फिर हमारे लिए उपयोगी है गोबर की खाद, गोबर की कंपोस्ट खाद। लेकिन हमें इतनी मात्रा में गोबर खाद की ज़रूरत पड़ती है, इतनी कंपोस्ट खाद की ज़रूरत पड़ती है कि हम अपनी जो खेती की ज़मीन है पूरी तरह से उसकी वो आपूर्ति कर सकें। तो कभी कभी ये फसल लेने से पहले हमें 3-4-5 क्विंटल तक गोबर खाद, कंपोस्ट खाद की आवश्यकता पड़ती है। और इसी चीज़ को लेकर आज का किसान थोड़ा दुविधा में पड़ जाता है, क्योंकि किसान के पास ना तो अपनी भैंसें हैं, ना गाय हैं, ना इतना श्रम करने की क्षमता है, या फिर अतिरिक्त लेबर रहे तो वो गोबर की खाद का, कंपोस्ट खाद का प्रयोग अपने खेतों में कर सके। तो वो इससे बचने के लिए फिर केमिकल आधारित खाद का प्रयोग करता है। वो साधारण है, वो एक बोरे से, एक बोतल से काम चल जाता है। तो यदि यही चीज़ आप गोबर की खाद को या गौमूत्र को आप मिनिमाइज कर दें, उसका घनत्व अलग कर लें, उसका सार तत्व तो अलग कर लें और उसका प्रयोग करें, तो फिर आपके लिए समस्या, ये दुविधा दूर हो जाती है। फिर आप सहजता से अपनी प्राकृतिक खेती को कर सकते हैं। और इसी पर हमने काम किया है। हमने गोबर से घनत्व तैयार किया है, सार तत्व तैयार किया है, और सार तत्व से 1 लीटर से आधे लीटर से आप अपनी 1 एकड़ भूमि को खाद की ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। इसी तरह यदि आपने अपने 1 एकड़ खेत को गाय के मूत्र से सिंचता है, गाय के मूत्र में तो नाइट्रोजन की बहुत अच्छी मात्रा रहती है। नाइट्रोजन के अलावा उसमें पोटाशियम काफ़ी मात्रा में रहता है, फास्फोरस रहता है, और कई जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, सूक्ष्म जो खनिज तत्व हैं वो भी काफ़ी मात्रा में रहते हैं। लेकिन 1 एकड़ भूमि के लिए कम से कम आपको 700 से 1000 लीटर मूत्र की ज़रूरत पड़ती है। तो 1000 लीटर मूत्र इकट्ठा करना आपके लिए बहुत मुश्किल है। तो आप उसका सार तत्व इकट्ठा कर सकते हैं, या तो आप उसको महीनों इकट्ठा करते रहें फिर उपयोग में लाएं। लेकिन इसका एक और रास्ता है। रास्ता यह है कि यदि गोबर की पूरी मात्रा खादों में के रूप में प्रभाव नहीं करती, गोबर का कुछ अंश है, कुछ ऐसे रसायन हैं जो अपना प्रभाव दिखाते हैं। ऐसे रसायनों में कुछ एंजाइम्स रहते हैं, पाचक एंजाइम गोबर में विद्यमान रहते हैं, कुछ सूक्ष्म माइक्रोब्स रहते हैं, कुछ सूक्ष्म माइक्रोब्स भी कैटालिटिक काम करते हैं। तो इनका संवर्धन किया जा सकता है और उन पाचक एंजाइम की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। कल्चर से जैसे हम करते हैं ना, जैसे दही जमाने के लिए दूध में जामुन लगाते हैं, तो 1 चम्मच जामुन से आप कितने किलो दूध को दही बना सकते हैं। ठीक इसी तरह गोबर के अंदर जो सूक्ष्म माइक्रोब्स हैं, पाचक एंजाइम्स हैं, उनकी मात्रा बढ़ाने के लिए आप उनका संवर्धन कर सकते हैं। इसलिए ऐसे में आप आधे लीटर गोबर का घनत्व है उससे आप अपने खेत की 1 एकड़ भूमि की ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। और यदि आप इस प्रयोग को निरंतर जारी रखते हैं, 2-3 साल तक इस प्रयोग को करते रहते हैं, हर फसल में इसका 2 बार उपयोग करते हैं, तो
2-3 साल के बाद आपको इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि आपकी मिट्टी के अंदर, आपकी खेत की ज़मीन के अंदर वो पोषक तत्व पहले से ही विद्यमान हैं, वो स्वयं सक्रिय हो जाते हैं। हाँ, इससे यदि बाहर निकलना है तो आपको केमिकल आधारित खेती का उपयोग बंद करना पड़ेगा। तो ये